नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और आज हैं हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान राम पुनियानी। राम पुनियानी समाज और धर्मनिरपेक्षता अध्ययन केंद्र मुंबई में पूर्व प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे में रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न धर्मनिरपेक्ष पहलों से वो जुड़े रहे हैं और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर विभिन्न जांच रिपोर्टों का हिस्सा रहे हैं। वो लोकतंत्र के लिए खतरों से संबंधित विषयों जैसे कि सांप्रदायिक राजनीति का एजेंडा, अल्पसंख्यकों और आतंक की राजनीति के बारे में मिथक, शांति और न्याय का मार्ग पर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं आयोजित करते रहे हैं और व्याख्यान देते रहे हैं। उनकी लिखी हुई मशहूर किताबें हैं धार्मिक राष्ट्रवाद, सामाजिक धारणा और हिंसा, जाति और सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक राजनीति तथ्य बनाम मिथक, आतंकवादी हिंसा का खंडन, भारतीय राष्ट्रवाद बनाम हिंदू राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता की व्याख्या। इसके अलावा उन्हें पुरस्कारों से नवाजा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, मुकुंदन सी मेनन पुरस्कार और धर्मनिरपेक्ष मूल्य और मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित मुद्दों पर वो साप्ताहिक कॉलम लिखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम पुनियानी जी। धन्यवाद है इरफान भाई। हमको बताइए राम पुनियानी जी, ये जो आप अपनी जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा, खासतौर पर एक्टिविज्म, राइटिंग और फिर खासतौर पर कम्युनलिज्म से लेकर जो इश्यूज उठाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? मतलब अगर आप कहीं किसी टर्निंग पॉइंट को याद करें कि जहां से आपने तय किया कि अब अपनी जिंदगी के इस बहुमूल्य हिस्से को आप इस कॉज के लिए, इस उद्देश्य के लिए लगाएंगे। देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद और आपके सवाल को मैं दो भाग में जवाब दूंगा। जी। टर्निंग पॉइंट दो हैं, एक तो मेरी आधारशिला है और दूसरा ये एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैं सांप्रदायिकता के सवाल पर ज्यादा सोचने लग गया। तो शुरुआत में ऐसा है कि मैं जिस समाज में पला बड़ा, आसपास की गरीबी बहुत थी और बाद में जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ भी मैंने देखा कि वहाँ जो सामान्य ओपीडी रहती है, वहाँ कितने गरीब लोग आते हैं, उनकी कितनी बुरी हालत होती है। तो वहाँ से मुझे एक लगा कि समाज के बारे में मैंने अध्ययन करना चाहिए और कहीं तो मुझे लगता था कि समाज के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में गैर बराबरी है, बेइंसाफ़ी है और ख़ास तौर से बहुत समाज का बड़ा तबका है जो आर्थिक तौर से वंचित है, सामाजिक तौर से वंचित है। तो इसने मुझे प्रेरणा दी, एक तो पहले आज़ादी के आंदोलन को समझने की, भारत के इतिहास को समझने की और उससे मैं निष्कर्ष पर आया कि मेरा निष्कर्ष ये पहले आया कि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, लोकतंत्र के अंदर रहकर ही हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। यानी तानाशाही से अलग, राजाशाही से अलग लोकतंत्र चाहिए और लोकतंत्र में अलग-अलग सामाजिक पहलुओं के लोगों को जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं, उससे ही समाज में बदलाव आता है। तो ये 2 चीज़ों के चलते मैं अपनी नौकरी के साथ-साथ, नौकरी के पहले भी मैंने करीब 2 साल एमडी करने के बाद 2 साल मैं मज़दूरों के आंदोलन से जुड़ा रहा और बाद में मैं मज़दूरों के आंदोलन से जुड़ने के लिए बम्बई भी मैंने शिफ्ट किया। मुंबई शिफ्ट करने के बाद मुझे लगा कि घर की परिस्थिति के हिसाब से मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं आईआईटी ज्वाइन किया। आईआईटी में मेडिकल ऑफिसर और बाद में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर करके रहा। तो ये मेरी पृष्ठभूमि है और इसके साथ-साथ मैं नौकरी के साथ-साथ मज़दूर आंदोलन से जुड़ने की कोशिश करता रहा, उसमें उसको समझने की कोशिश करता रहा। अब ये एक बात है, ये मैं क्लियर हो गया कि सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए, बराबरी का आंदोलन चलना चाहिए। अब हुआ 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, तो उस रात को मुझे थोड़ी बेचैनी हुई और मुझे लगा कि ये जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, जो मज़हब के नाम की सियासत है, धर्म के नाम की जो राजनीति है, ये केवल ऊपरी मुद्दा नहीं है। इसके पीछे गहरी राजनीति है। ये समाज को एक अलग प्रकार की तानाशाही में ढकेलना चाहती है और समाज के खासकर केवल धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को तो ये हाशिए पे डालना चाहती है, साथ ही साथ यहाँ के दलित और आदिवासी और महिला मजदूरों को भी
ये पीछे ढकेलना चाहती है। ऐसा मुझे जो मेरी समझ थी उससे ये समझ थोड़ी क्लियर हो गई, और वहां से मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे समाज के लिए अगर काम करना है तो सांप्रदायिकता के खिलाफ मुझे संघर्ष करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसका टर्निंग पॉइंट 6 दिसंबर 1992 को आया था, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और उसके बाद लगातार अलग अलग तरीके से मैंने इसमें इंटरवेन करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। ये बताइए कि ये जो सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में सक्रिय रहने ने खुद आपको कितना बदला, क्योंकि ये कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है कि आप किसी चीज को बदलने को उतरें और खुद ना बदल जाएं। तो आपको कितना बदला है इसने? देखिए, ये सवाल तो बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि ये प्रक्रिया तो अंतर्द्वंद की होती है। जब मैंने पहली बार समाज के मुद्दों के बारे में सोचने की शुरुआत की, तो मेरे अंदर भी एक बदलाव आता गया। और वो बदलाव आता गया कि भाई, हमारा जीवन है, धर्म की सीमाओं के ऊपर होना चाहिए। हमारे जीवन में जो हम भेदभाव से लोगों को देखते हैं, हिकारत की नज़र से कुछ लोगों को देखते हैं, गरीबों को, दलितों को, वो मेरे में एक गहरा परिवर्तन आ गया कि एक तौर पे मैं सभी लोगों को बराबरी का मानने लग गया। स्त्री पुरुष की बराबरी के बारे में भी मेरे विचार विकसित हुए। और ये मेरे बदले जो यानी जो मैं शुरुआत में जो मेरे विचार थे, उन विचारों में ने मुझे काफ़ी बदला। और ये बदलाव लगातार धीरे-धीरे, क्योंकि मैं अध्ययन भी करता था, आंदोलन से भी जुड़ता था, और उसके चलते कई आंदोलन के मित्रों से बात होती है, आंदोलन के मित्रों के अनुभव आते हैं, और उससे मन में कहीं एक गहरा जुड़ाव आता है कि ये बात सही है, इस प्रकार के मूल्यों को मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो इसने मुझे बदला। और खैर, मैं कोशिश मेरी अभी यही रहती है कि मैं समाज में सभी लोगों को इज्जत से देखूं, बराबरी से देखूं, और उसमें जो भी हो, जैसे ट्रांसजेंडर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, दूसरे धर्म के लोग हों, या इवन दूसरे देश के लोग हों, सबको एक बराबरी के नजरिए से, इंसानियत के नजरिए से देखने का रवैया मेरे बीच में विकसित हो गया। आप खुद भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से किस भारत के किस हिस्से से बिलोंग करते हैं, हमको बताइए। और जातीय की जो संरचना है हमारे यहाँ, उसमें आप खुद उस हायरार्की में कहाँ पड़ते हैं? देखिए, मेरा जन्म जो हुआ था वो हुआ था पंजाब में, जो भाग अभी पाकिस्तान में है। तो पार्टीशन के समय मैं करीब 1.5-2 साल का था जब मेरा परिवार वहाँ से नागपुर शिफ्ट हो गया। तो जैसे आप कहते हैं, हमारी मातृभाषा मेरी पंजाबी है, और वो पाकिस्तान के उस क्षेत्र से है। और हमारे बचपन में हम जो सरनेम लगाते थे, क्षत्रिय, खत्री, खत्री, ये है, ये सरनेम लगाते थे। पर मैंने तो इस प्रकार के कर्म कांडों को, रीति रिवाजों को पूरी तौर से उसको ओवरकम कर लिया है, उसको दरकिनार करके मैं अपने आप को एक इंसान, भारतीय के रूप में ही मुख्य रूप से देखता हूँ। और जो मेरा नाम है, अब नाम को तो मैंने नहीं बदला, जो जैसा है वैसा ही है। पर मुख्य रूप से एक पंजाबी परिवार, जो पंजाब से पार्टीशन के कारण नागपुर आया, और मैं खुद की ज़रूरतों के कारण बम्बई आया। तो एक मराठी पहचान भी थोड़ी सी है, थोड़ी सी मराठी भी मैं बोल लेता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी पहचान है। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया था तब, और फिर उससे भी पहले, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हम आहंगी से भरा हुआ भारतीय समाज भी आपने देखा होगा, हालांकि उससे पहले तो विभाजन की विभीषिका भी अपनी जगह पर थी। तो सांप्रदायिकता का रूप जब आपने काम शुरू किया, और जो आज है सांप्रदायिकता का रूप, उसमें आप कितना और कैसा और किस दिशा में जाता हुआ बदलाव देख रहे हैं? देखिए, इसमें तीन तीन स्टेप्स मैं बता सकता हूँ, तीन पहलुओं में बता सकता हूँ। एक तो विभाजन की जो विभीषिका हुई, वो तो मैंने अनुभव नहीं की, खुद अनुभव नहीं की, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। पर मेरे जो चाचा, फूफा, मासी, मामा, इन लोगों से कुछ जो कहानियाँ सुनी, उससे एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड बना, और एक आइडिया आई कि विभाजन की विभीषिका कितनी खतरनाक रही है। दूसरा, फिर मैं थोड़ा बहुत जो अखबारों में पढ़ता था, जबलपुर में 1961 में दंगे हुए, उसको भी मैं उस समय ज़्यादा नहीं समझा। पर बाद में जब समाज में दंगे होने लग गए,
तो उसकी एक जो इंटेंसिटी थी, जो तीव्रता थी, वो एक समझ में आई। और खुद मैंने इस तीव्रता को अनुभव किया 1992-93 में, जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, बम्बई में दंगे हुए, सूरत में दंगे हुए, भोपाल में दंगे हुए। तो वो एक जो तीव्रता थी, मेरा अनुभव ये है कि वो एक अगर हम उसको बेस लाइन बनाए 1992-93 के दंगों को जो बम्बई में हुए थे, तो उसके बाद से ये तीव्रता लगातार बढ़ती गई। एक तो तीव्रता से मेरा मतलब ये है कि किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को नुकसान होता है, जान माल को नुकसान होता है, और उससे भी बड़ा जो समाज में एक सोच चलता है इनके प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, इनको हिकारत से देखना, नफरत के से देखना, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ही ज्यादा हुई। अब मैं बचपन में जहाँ प्रेमचंद और दूसरे लोगों के साहित्य को पढ़ता था, तो उसमें एक जो झलक मिलती थी भारतीय समाज की, बाद में बहुत सारे प्रगतिशील लेखकों को भी पढ़ता था, उपेंद्र नाथ अश्क, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो एक था। पर अभी जो देखने में आ रहा है पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, लगातार इसका ग्राफ ज्यादा से ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज ये सांप्रदायिकता की तीव्रता, सांप्रदायिकता की नफरत, ये समाज के रोम रोम में बसा दी गई। तो ये मैं कहता हूं कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन पिछले 2 स्टेप्स में देख सकते हैं। एक तो 1947 में अपने आप में बड़ा हुआ, फिर 1990 के दशक में हुआ, और तीसरा जो है वो 2014 के बाद एक बहुत भयंकर मोड़ इसने ले लिया। ये बात जो कही जाती है राम पुनियानी जी, जो खास तौर पर प्रगतिशील और आशावादी ऐसे लोग जो जिनमें आप भी जाहिर है कि शामिल हैं, कि सब कुछ हो जाए, कितना भी घटाटोप हो जाए, लेकिन भारत की जनता अमन पसंद है और वो साथ में मिलकर रहना चाहती है। ये तो कुछ राजनीति वाले लोग तोड़ते फोड़ते रहते हैं। ये जो एक रेटरिक है विशफुल थिंकिंग का, शायद इसकी वजह से चुनौती की जो गंभीरता है उसको समझ पाना थोड़ा या तो मुश्किल है, या हम लोग क्या करते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह क्या अपनी गर्दन रेत में डाले रहते हैं। देखिए, ये आपने सही कहा कि आशावाद है। और दूसरा, इस सांप्रदायिक राजनीति की जड़ की जो गहराई है, वो ज्यादातर वो लोग उस तक नहीं जाते, क्योंकि सांप्रदायिकता केवल दंगों के रूप में नहीं होती। जो मेरी जो समझ है, सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी जड़ होती है सांप्रदायिक राजनीति। और वो सांप्रदायिक राजनीति का भी जो आप देखें, वो जो लगातार एक सतत तरीके से रेगुलर बेसिस पे जो एक समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, अपनी विचारधारा को बहुत सारे तरीकों से समाज में वो प्रस्थापित करती है, तो मैं तो इस खतरे को बहुत महसूस करता हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि ये ऊपरी मामला है, ये बहुत गहरा मामला है। और क्योंकि देखिए, आखिर में समाज में जो होता है वो लोगों के सोचने से होता है, जिसको मैं एक शब्द में बताता हूँ, सामान्य सामाजिक सोच। और ये सामाजिक सोच जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत नफरतपूर्ण हो जाता है, महिलाओं के खिलाफ एक पितृसत्तात्मक रवैया अख्तियार कर लेता है, दलितों के खिलाफ एक सुपीरियरिटी का रूप ले लेता है, आदिवासियों को एक दुय्यम दर्जे का मानता है, तब ये उसकी वास्तविक तीव्रता है। तो इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ, ये समस्या ऊपरी समस्या नहीं, ये समस्या अपने आप हल होने वाली नहीं है। एक बहुत बड़े कार्यक्रम, खैर उस पर हम बात करेंगे, पर ये मैं तो इसको समझता हूँ ये बहुत गहरी समस्या है। और ये भी मैं मानता हूँ कि आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों की चेतना को, सोच को, समझ को एक प्रकार से दूषित किया गया है, पॉइजनस बनाया गया है, जिसके चलते ये सब मूल्य, जो प्रतिगामी मूल्य हैं, रेट्रोग्रेड मूल्य हैं, पिछड़े मूल्य हैं, वो एक तेजी से समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं। आपके विचार में राम पुनियानी जी, ये जो हम लोगों का भारतीय समकालीन भारतीय समाज है उसमें सांप्रदायिकता ने क्या चुनौतियां पेश की हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस सांप्रदायिक विभाजन के बावजूद भारतीय समाज अपनी गति से चलता रहे और एक तरह से
विभाजन को स्वीकार ही कर लिया जाए, सांप्रदायिक विभाजन को? देखिए, ये एक अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, देयर कांट बी ए पीस विदाउट जस्टिस, यानी न्याय के बगैर शांति नहीं हो सकती और सांप्रदायिकता के साथ विकास नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे ही अगर मान लें तो मैं 2-3 पड़ोसी देशों के उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, पाकिस्तान ने सांप्रदायिकता ने अपनी जड़ें जमा ली और उन जड़ों के साथ पूरे पाकिस्तान का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं। किस प्रकार के मूल्य चलते हैं वहाँ, अथॉरिटेरियन, दकियानुसी, तानाशाही के मूल्य वहाँ प्रस्थापित हैं। समाज के कुछ तबके, आर्मी, लैंडलॉर्ड्स, मुल्ला, ये बहुत प्रस्थापित है। आप श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका को शायद लोगों ने ख्याल नहीं किया होगा, मैंने भी ज्यादा ख्याल नहीं किया था, पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ। श्रीलंका में भी ये जो विभाजन किया गया, सिंहला बुद्धिस्ट एक तरफ और हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान दूसरी तरफ, वहां जो विभाजन किया वहां भी विकास नहीं हुआ। तो ये इसको स्वीकार करके आप आगे चल ही नहीं सकते, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी सीमा लगातार एक के बाद एक मुद्दे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये सांप्रदायिक राजनीति का आधार इमोशंस होता है, इमोटिव होता है। तो जब भावनाएं आ जाती हैं तो लोगों का भड़कना बहुत आसान हो जाता है। किसी किताब को आपने अपमान कर दिया, लोगों की हत्या कर दी जाती है। किसी, जैसे हमारे यहाँ भी गाय के मुद्दे पर कितनी हत्याएं हुई है। तो सवाल है, इस विभाजन को आप स्वीकार नहीं कर सकते। जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं वो एक के बाद एक अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नए मुद्दे खोजती रहेंगी। उनके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, बाकी लोगों को हाशिए पर डालने के लिए करती रहेंगी। और तीसरा एक बात और भी बता दूं कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति का आधार होता है, इसका एक पैर तो धर्म के नाम पे होता है और दूसरा पैर जो होता है वो कॉरपोरेट सेक्टर होता है। ये भी आप देख लीजिए, यहाँ भी संकीर्ण राजनीतियां आती हैं, वो फाशीवाद के रूप में हो या फंडामेंटलिज्म के रूप में हो या दूसरी तानाशाही के रूप में हो, वहाँ कॉरपोरेट सेक्टर भी अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। तो मेरी ये मान्यता है कि कम्युनलिज्म एंड कॉरपोरेट, ये दो, इनका चोली दामन का साथ है। इसके और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो कॉरपोरेट सेक्टर कभी भी समाज के विकास की बात नहीं देखेगा, वो खुद की समृद्धि की बात देखेगा, मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है। तो वो, इसलिए इस बात को स्वीकार करना संभव ही नहीं है। ये बात तो वही हो गई कि समाज और पीछे से पीछे धकेला जाएगा। कि आप मान लें, हाँ भाई, मुसलमान को एक जगह रख दिया है, क्रिश्चियन को एक जगह रख दिया है, तो समाज चलता रहेगा। मुझे लगता है समाज ऐसे चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक अपने आप में बहुत खतरनाक है, जो समाज को गलत दिशा में ले जाता है। हाल के वर्षों में आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भारत में धार्मिक या जाति आधारित तनावों में वृद्धि हुई है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले माना। इसमें किन कारकों का मुख्य आप इसमें देख पा रहे हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो मुख्य रूप से इसमें योगदान दे रहे हैं? देखिए, जहां तक सांप्रदायिक राजनीति का कारक है, सांप्रदायिक राजनीति ये एक प्लानिंग से चलती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो दंगों की हम बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, ये होती नहीं है, ये करवाई जाती है। एक प्लानिंग को लेकर करवाई जाती है, एक योजना को लेकर करवाई जाती है। और सांप्रदायिक ताकतें ये जानती हैं कि सांप्रदायिक हिंसा करवाने से समाज में ध्रुवीकरण होगा, उनका राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व पहले से बढ़ जाएगा। आप इरफान भाई, ये देखिए, पिछले इतने सालों में जहां भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वहाँ एक प्रकार की राजनीतिक ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। मैं आपको थोड़ी पुरानी बात बताऊं, 1998 में, 1998 में, आपने तीस्ता जी का इंटरव्यू लिया होगा। उन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल, मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, कम्युनलिज्म कॉम्बैट के मार्च या अप्रैल 98 इशू में आया था। तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स तब तक के 1998 के पहले, जैसे भिवंडी कमीशन का था, श्री कृष्ण कमीशन का था, दूसरी जगहों का था, तो तीस्ता जी ने उस छोटे से आर्टिकल में, बहुत सारगर्भित आर्टिकल में, इस बात को बताया कि सांप्रदायिक हिंसा जहां भी होती है उसके पीछे धर्म के नाम की राजनीति करने वाली ताकत मौजूद रहती है और इसको योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। ये बता, इसमें दो बातें मैं ऐड कर दूं। योजना ऐसी बनाई जाती है कि ऐसा लगे
कि अल्पसंख्यक समाज इसकी शुरुआत कर रहा है। सांप्रदायिक दंगों की योजना का पहला भाग ये है कि आप दिखाइए कि अल्पसंख्यक हमला कर रहा है और हमने अपने बचाव में हमला किया। हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। और उसमें डॉक्टर विभूति नारायण राय जो डीआईजी थे उत्तर प्रदेश के, उनकी एक किताब थी कॉम्बैटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो उनके पीएचडी का बुक थी। उसमें यही बताते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से अल्पसंख्यक समाज को घेरा जाता है, उसको इतना मजबूर किया जाता है कि वो पहला पत्थर फेंके। और वो जब पहला पत्थर फेंकता है, सांप्रदायिक ताकतों से मेरा मतलब है, आज आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है जी। वो तैयार रहती हैं पूरा अपने चारों तरफ से उन पे हमला करने के लिए। और फिर समाज में दंगे दिखते हैं, अल्पसंख्यकों को दोष दिया जाता है, और जो वास्तविक अपराधी हैं ज्यादातर उनको सजा नहीं होती। अभी तक जो ब्रॉड पैटर्न यही रहा है, जो सत्ता में रहते हैं, जो घुसपैठ के कारण लोग हैं, तो ज्यादातर उनको सजा नहीं होती। तो ये हमारा यहाँ का पैटर्न एक है। ये जो बीजेपी की सरकार है, इसकी क्या कोई विशिष्ट नीतियां या कोई फैसले, कोई निर्णय हैं जिनके बारे में आपका मानना है कि उन नीतियों और निर्णयों का हमारी धार्मिक और जातिगत गिरावट के साथ कोई रिश्ता है? देखिए, बीजेपी का आपने पार्टी का नाम लिया तो मैं कहूंगा कि बीजेपी के पहले आपको आरएसएस की बात करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो आरएसएस का केवल एक राजनीतिक विंग है, और ऐसे 50 विंग्स इनके हैं। औरतों में काम करने के लिए, यूथ में काम करने के लिए, किसानों में काम करने के लिए, साधुओं में काम करने के लिए, विद्यार्थियों में काम करने के लिए, जो लगातार इस प्रकार की नफरत को, इस प्रकार की नीति को लगाते रहते हैं। अब जैसे आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का एक अभी देख लीजिए, शाहीन बाग का हुआ, जब बड़े संख्या में मुसलमानों को, उनकी मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनने की जो कोशिश थी, एनआरसी और वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो शाहीन बाग हुआ। फिर शाहीन बाग को उठाने के लिए दिल्ली के दंगे हुए। ये केवल कोइंसिडेंस नहीं है। और उसी समय आप देखिए, कुछ लोगों ने गोली मारो सालों का नारा दिया था, और फिर किसी ने कहा था कि अगर पुलिस इनको नहीं उठाती तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। और ये वो लोग हैं जो इन पार्टी के प्रतिष्ठित नेता हैं, और ऐसे बयानों के बाद उनकी पदोन्नति हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है। तो ये बीजेपी की तो ये क्लियर कट पॉलिसी है कि जहां उसको अपना लगता है कि हमारा आधार कमजोर हो रहा है, हमारी नीतियों पे कमजोरी आ रही है, तो एक सरेआम इस प्रकार के अपनी चीजों को सामने करते हैं, जिससे दंगे हो, और दंगों के बाद उनकी राजनीतिक ताकत में पहले से बढ़ोतरी हो, इंक्रीज हो, विस्तार हो। जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, बल्कि उसके ऊपर आरएसएस जो उसका एक तरह से मदर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके नीचे सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे बड़े संगठन और शक्तियां काम करती हैं। तो ऐसे लोग और ऐसी शक्तियां जन भावनाओं को, जातिगत भावनाओं को प्रभावित करने और उसको ओरिएंट करने के लिए सोशल मीडिया का कुछ इस्तेमाल करती हैं। आपको अभी हाल के वर्षों में उसकी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां देखने को मिली हैं? देखिए, मैं चाहूंगा कि हम इसको पूरा, जो समाज में इनका इम्पैक्ट कैसा होता है, उसको पूरा देखें। मीडिया तो काफी बाद में आता है। मीडिया तो अभी अभी पिछले 30 साल में, 40 साल में दिखने लग गया है, 8 साल में ज्यादा दिखने लग गया। सबसे पहले आप देखिए, आरएसएस की शाखाओं में क्या पढ़ाया जाता है। आरएसएस की शाखाओं में यही पढ़ाया जाता है कि ये मुसलमान विदेशी हैं, मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किया, हिंदुओं पे अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। और वो दो चार उदाहरण औरंगजेब, महमूद गजनवी का लेके चलते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ हमारे पुराने मनुस्मृति के मूल्यों को गुणगान करने में भी आगे रहते हैं। तो शाखाओं से शुरू होके फिर इनके शिशु मंदिर हैं, सरस्वती शिशु मंदिर है, एकल विद्यालय है। ये प्राथमिक बेसिक लैडर है। और इस लैडर पर ऐड हुआ 2003 के बाद, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बहुत सारे कॉरपोरेट मीडिया ने बड़े चैनल्स को, बड़े अखबारों को खरीदना चालू कर दिया। ये दूसरा हो गया। और तीसरा, इसके साथ जो उन्होंने लाखों करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए,
जिससे लोगों के पास मैसेज पहुंचता है। तो ये एक लेयर है जो शाखाओं से चालू होकर टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया, इन 3 लेयर से जाके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए मैंने इसको विस्तार में बताने की कोशिश की कि केवल सोशल मीडिया तो एक ऊपरी बात है। सोशल मीडिया ये बात कहाँ से लेता है? सोशल मीडिया के नीचे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो इस प्रकार की चीजों को पैदा करता है, और एक ट्रांसमिशन बेल्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो ट्रांसमिशन बेल्ट, एक मैंने योगेंद्र यादव जी का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहा, जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, कि जो बात शहर का एक दक्षिणपंथी विचारों से प्रभावित व्यक्ति करता है, दूर दराज गांव में भी एवरेज व्यक्ति वही बात करता है। यानी आज उन्होंने जैसे खबर फैलाई, एक र्यूमर फैलाई कि भाई मुसलमान विश्वास करने के लायक नहीं होते, तो आपको शहर में एक जगह मिलेगी वो बात, गांव में दूसरी जगह मिलेगी, तीसरे गांव में भी वही बात मिलेगी। एक बात फैलाई कि महाराणा प्रताप हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रवाद के प्रतीक है, वो आपको एक पूरा एक लिंक मिलेगा। ये तो मैं बेसिक बातें कह रहा हूँ। इसके अलावा जो ऊपरी बातें हैं वो भी लगातार एक सिस्टमेटिक तरीके से फैलाई जाती है। और व्हाट्सएप के आने के बाद तो फिर कुछ कमी रह नहीं गई। व्हाट्सएप पूरा चीजों को लोगों तक ले जाने का वो काम बहुत असरदार तरीके से उसके थ्रू ये करते हैं। अब देखिएगा कि जिस तरह खुद आरएसएस ने ये किया, जमीनी स्तर पर अपना एजेंडा, जाहिर है कि वो ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने गलत किया, वो उनका अपना एजेंडा था या है, वो कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वर्षों तक पावर में रहने वाली पार्टियां, जो जिनकी बुनियाद में ही राष्ट्रीय आंदोलन, जो हम लोगों का स्वाधीनता का आंदोलन, जिसमें मूल्य ऐसे थे, जिसमें सब कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए लड़े, उन मूल्यों को भी समानांतर रूप से जिस तरह आरएसएस अपनी शाखाओं में करता है, तो क्यों नहीं, आपको लगता है कि, क्या लगता है कि ये काम छूटा रह गया? अगर ये काम समानांतर रूप से चलता रहता तो ये एक बराबरी की लड़ाई होती, ये छोड़ नहीं दिया जाता सिर्फ उनके हाथों में कि वो अगर उसे जहर कह रहे हैं तो हम जहर फैलाने दें, हम दूसरी तरफ पॉजिटिविटी फैला सकते थे, स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को नीचे तक पर्कुलेट कर सकते थे। जी इरफान भाई, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल पते की बात कही, जिसको कहते हैं यू स्ट्रक द हैमर ऑन द नेल्स हेड। क्या हुआ कि एक तरफ आरएसएस 1925 में बना और उसने इसी काम पे फोकस किया, और जो बाकी आंदोलनों से आपका मतलब है, राष्ट्रीय कांग्रेस तो पूरा आंदोलन करती रही अंग्रेजों के खिलाफ, और महात्मा गांधी का जीवन एक बहुत बड़ा संदेश था। और दूसरी पार्टियां भी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, कुछ रीजनल पार्टी हो, इन्होंने अपने काम तो किए, पर जो चेतना को लोगों तक ले जाने का काम होता है वो काम किसी ने नहीं किया। और मैं अपनी असफलता इसी बात को मानता हूँ कि इस चीज को लोगों तक ले जाने का एक जो मैकेनिज्म होना चाहिए, एक जो तरीका होना चाहिए, वो प्रगतिशील ताकतों ने, सांप्रदायिकता के विरोधी ताकतों ने वो अभी तक नहीं किया है। वो स्पोरेडिक है। आज मुझे आया, मैंने एक वीडियो बना लिया, मैंने एक लेख लिख लिया, एक मैंने कहीं लेक्चर दे दिया, ये स्कैटर्ड कहीं कहीं जैसे है कि जंगल में जाके मैं बीज फेंक दूं, कुछ में से झाड़ आएगा, बाकी बीज वेस्ट हो जाएंगे। तो एक आपने बिल्कुल पते की बात कही है कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी विचारधारा की पार्टी ने इस बात को गहराई से नहीं लिया, जबकि आरएसएस एक संगठन है, उसने इसी बात पे फोकस किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज लाखों स्वयंसेवक, हजारों प्रचारक इसको एक बड़ी मजबूती से सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही पहचाना, और मेरा भी दर्द यही है कि ये नहीं हो पाया। तो यही शायद वो वक्त है कि जहां हमको और आपको और सभी लोगों को, ऐसे लोग जो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, इस बात को ना सिर्फ स्वीकार करना चाहिए, बल्कि शायद जोर से कहना भी चाहिए
कि जोड़ तोड़ करके एक पार्टी को हराकर दूसरी पार्टी फिर अपनी सरकार बना ले, सत्ता में आ जाए, कहीं एंटी इनकम्बेंसी, कहीं कोई बातें। लेकिन ये एक एजेंडा तो अधूरा रह ही जाएगा कि जहां एक तरफ तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय हैं, वहीं जोड़ने वाली ताकतों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से महसूस करनी होगी। और अगर देर इसे कहेंगे कि नहीं हुई है, तो आज इसे शुरू करना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, मैं फिर से आपसे पूरी तौर से सहमत हूँ, और मेरी खुद की कोशिश ये है कि जहां तक हो मैं लोगों में ये बात कहूँ कि केवल 2024 में अगर आप सत्ता में आ भी गए, सत्ता में अगर आप तो आना ही चाहिए, उसके बगैर तो कोई रास्ता भी नहीं है। सत्ता में आप आ भी गए तो भी ये जो इतना इन्होंने नफरत का पूरा खेती की है, उसका क्या करेंगे? इनकी जो घुसपैठ हर जगह हो चुकी है, शिक्षा में, मीडिया में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, उसका आप क्या करेंगे? तो अभी हमारी लड़ाई का पहला हिस्सा, हमारे संघर्ष का पहला हिस्सा है कि सांप्रदायिक ताकतें सत्ता पे ना आए। और फिर सत्ता पे वो नहीं है तो बाकी सब सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि वो अपने आंदोलन के साथ सांप्रदायिकता विरोधी चेतना, सांप्रदायिकता विरोधी चेतना या एक सकारात्मक समाज की चेतना जो हमारे संविधान से अपने आप को डिराइव करती है, संविधान को लेकर चलती है, मानव अधिकारों के मूल्यों को लेकर चलती है, धर्मों के नैतिकता के मूल्यों को लेकर चलती है, वो एक लगातार लंबा कार्यक्रम चलना चाहिए। और बिल्कुल। इसलिए जी। उनकी जो लकीर है, वो बहुत मजबूत है। हमको उससे बड़ी लकीर खींचना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कतई इसमें केवल एक इस विचार को कह सकता हूँ, पर वो कैसे लाया जाएगा इसके बारे में मैं भी अस्पष्ट हूँ। केवल अपनी बात को तो जगह जगह कह रहा हूँ, पर कितने लोग उसको स्वीकार करेंगे और इस रास्ते पर आएंगे। पर ये भी आपको बता दूं कि कुछ लोग इसके बारे में गहराई से सोच भी रहे, और उम्मीद वही है कि ये चीज पर अगर हम राजनीतिक तौर पे तो लोग सोच रहे हैं, पर इस लेवल पे अगर लोग ज्यादा सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम वही एक सही रास्ता। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और अब देखिएगा कि मीडिया के बारे में, खासतौर पर अभी जब से मीडिया का एक तरह से कारपोरेटाइजेशन हुआ, जी। तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि उसकी पक्षधरता क्या है और वो क्या रोल निभा रहा है इस वक्त समाज में। लेकिन मीडिया ने धार्मिक और जातिगत तनाव से संबंधित घटनाओं को जिस तरह से कवर किया है, आपका क्या कहना है इस पर? और क्या आपको लगता है कि मीडिया ने इन मुद्दों पर जो सार्वजनिक चर्चा है उसको एक तरह से ओरिएंट करने और एक खास दिशा में मोड़ने का काम किया, या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव किया है? देखिए, जहाँ तक मुख्य मीडिया जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने तो निगेटिव रोल प्ले किया है। क्योंकि उनके जैसे एक सरल उदाहरण दूं, अभी तक एक एनडीटीवी, रवीश कुमार प्राइम टाइम, एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था जो मजबूती से अपनी डगर पे खड़ा था, और एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया। तो ज्यादा मीडिया, तो एनडीटीवी तो फिर भी ये है, मीडिया में इतना कचरा फैला रहे हैं कि उसने समाज में नफरत, बंटवारे की बातों को मजबूत किया है। पर एक बात आपको ये भी कह दूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसकी पहुंच करोड़ों में है। लाखों की पहुंच वाले कुछ यूट्यूब चैनल आ गए, जिसके लिए मुझे काफी एक थोड़ी राहत महसूस होती है। और वो यूट्यूब चैनल्स में आप बहुत सारे लोगों को नाम ले सकते हैं जो अपने खुद के संघर्ष के बल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक समाज में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया ने, और ये देखिए मैंने जैसे बताया 2003 में ये भी एक योजनाबद्ध बात थी कि कारपोरेट सेक्टर को अपनी तरफ जीतो, ये सांप्रदायिक ताकतों ने किया। और फिर कारपोरेट सेक्टर के माध्यम से मीडिया पर कंट्रोल लाओ, और मीडिया पर कंट्रोल के माध्यम से वही बातें कहो जो सांप्रदायिकता के लिए मुफीद है, जिससे सांप्रदायिक राजनीति बढ़े। तो मीडिया ने बहुत खराब रोल प्ले किया है हमारे समाज की अभी की हालत के लिए। ऐसी सरकारें जिनका जीवन और अस्तित्व ही विभाजन पर पलता है, इसके अलावा ऐसी सरकारें वो कौन से विविध धार्मिक और जाति समुदायों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठा सकती हैं? आपके हिसाब से कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव उनके लिए एजेंडा है? आ, आपका मतलब कौन सी सरकारों से है? जो सांप्रदायिक राजनीति वाली सरकारें? जाहिर है कि वो तो नहीं करेंगी इस काम को। जी। जी। तो दूसरी प्रकार की जो आप बात कर रहे हैं,
एक तो पहले तो बात यह है कि जो सांप्रदायिक राजनीति है वो एक यूनाइटेड है, एक क्षेत्र है, उसकी ताकत बहुत है। और जो सांप्रदायिकता के विरोध वाली ताकतें हैं वो बटी हुई। पहले तो उनको आपस में एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है कि जिससे उनका असर समाज में ज्यादा हो। कभी भी बंटवारे वाले ग्रुप ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो एक दूसरे को सबमिट किए बगैर एक समानता के लेवल पे, वैचारिक आधार पे अगर ये एक साथ आएंगे तो वो एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारी शिक्षा में, शिक्षा के माध्यम से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये सरकार जो बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ आती है वो उसमें इतिहास में ऐसे बदलाव ले आती है जिससे नफरत बढ़ती है। आपको पता होगा कि राजस्थान की किताबों में जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने वो हल्दी घाटी के मैदान को उल्टा कर दिया कि भाई अकबर हार गया था, राणा प्रताप जीत गया था, वगैरह वगैरह। तो धर्म का देते हैं। तो अगर नॉन बीजेपी लोग एक इस डिटर्मिनेशन से आते हैं, इस संकल्प से आते हैं कि हमें सही बातों का प्रचार करना। और इरफान भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, जी। हमारे यहाँ सही चीजों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे लेखक, विचारक, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं कि जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजें बहुत अच्छे तरीके से पेश की। समस्या क्या है, इन चीजों को न स्कूलों में ले गए जाया गया है, न समाज तक ले जाया गया है। तो ये सरकारें दो चैनल्स कर सकती हैं। एक तो जो हमारा करिकुलम है उसको पूरी तौर से ऐसा करने का जो सकारात्मक हो, मानवता के आधार पे हो। उसका सोर्स है, मुझे खुशी इसी बात की होती कि सोर्स की कमी नहीं है, कमी है उसको लागू करने की। और दूसरा एक समांतर सोशल मैकेनिज्म। सोशल मैकेनिज्म में जैसे बहुत सारे संगठन है। कोई महिलाओं के अधिकार के लिए काम करता है, कोई आदिवासियों के अधिकार के लिए काम करता है, कोई दलितों के अधिकार के लिए काम करता है, कोई मजदूरों के अधिकार के लिए काम करता है। और सब ये बिखरे हुए हैं। तो उनमें एक तो पहले बात होना चाहिए कि भाई हम सब लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, हम सब संविधान के रास्ते पर हैं, हम सबको डेमोक्रेसी चाहिए, मानव अधिकार चाहिए। तो हमारे में सामान्य बात है। छोटी छोटी बातों को भूल जाइए। तो हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि इस चेतना को जन जन तक ले जाने की जरूरत है। और उसके लिए कम्युनिटी सेंटर हो, कम्युनिटीज में कुछ वीडियोस दिखाए जाएं, लाइब्रेरीज बनाई जाएं, कुछ हमारे कार्यकर्ता तैयार हों जो इन जगहों पर जाकर कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ें। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार बात करें, उनकी समस्याओं को सुने। और बीच का जो इतिहास है, जैसे मैं दो चीजों को बहुत लोगों ने इतना ख्याल नहीं किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पे ये बना है भारत एक खोज। बहुत बेहतरीन सीरियल है, ज्यादा लोग देखते नहीं। यही श्याम बेनेगल जी ने बनाया है संविधान नाम का सीरियल, क्या जी। बेहतरीन है। तो ये चीजें मैं तो कहता हूँ स्कूल में होना चाहिए, समाज के क्षेत्र में होना चाहिए। तो इरफान भाई, मुझे केवल एक ही संतोष है कि मटेरियल बहुत है, हम्म। उसको जन जन तक ले जाने के लिए हमारा एक संकल्प होना चाहिए, सामाजिक आंदोलनों का, सामाजिक व्यक्तियों का, जो इन चीजों को बस्ती बस्ती तक, गांव गांव तक असरदार तरीके से, बिना दूसरों का विरोध किए, जैसे उनकी जो लकीर है उनकी लकीर वहीं रहे, हमारी लकीर उससे बड़ी हो जाए। जी। ये एक कोशिश करने की जरूरत है, जो मुझे दिली तौर से लगता है कि ये हमारा मेन मुख्य उद्देश्य आज के समय में होना चाहिए। हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं राम पुनियानी जी। आखिरी दो सवाल आपसे पूछूंगा। एक का रिश्ता आपके शुरुआती करियर के से जुड़ा हुआ है कि आईआईटी मुंबई में, और वो भी समाज अध्ययन से जुड़े हुए विषय को पढ़ाते हुए आपने क्या पाया कि ये जो खाते पीते घरों से, क्योंकि आईआईटी तो देश का एक प्रीमियर संस्थान है और वहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन खास तौर पर जो इलीट और एफ्लुएंट घरों के बच्चे आते हैं वो अपने साथ किस तरह का विश्व दृष्टिकोण लेकर आते हैं, और उनके साथ आपको कितना जूझना पड़ा, क्या अनुभव था वो जरा हमें बताइए आईआईटी मुंबई की नौकरी के जमाने देखिए, आईआईटी बॉम्बे की नौकरी के दौरान जो मेरा विद्यार्थियों से संपर्क आता था, ज्यादातर तो मैं उस समय क्योंकि मजदूर आंदोलन से जुड़ा था 1992 के पहले, तो इन मुद्दों पर तो कुछ ज्यादा बात होती नहीं थी। पर हाँ, उसके बाद हमने कुछ 1992 के इस घटना के बाद कुछ विद्यार्थियों से मिलने जुलने की बात की। तो कई विद्यार्थी मिले जो इन विचारों को सामने लाना चाहते थे।
पर बड़ा तबका ऐसा है जिसको समाज के मुद्दों से ज्यादा लेना देना नहीं। वो अपना खा पी कर सुखी हैं, दो सपने देखते हैं, या तो अमेरिका विदेश जाकर हमारी समृद्धि कैसे होगी, या अगर भारत में भी रहना हो तो बड़े से बड़ी अच्छी से अच्छी नौकरी कैसे मिले। ये एक प्रकार की चेतना है। यहाँ मैं एक जोड़ दूं बात कि 1990 के पहले या 1970 के दशक में जब मैं विद्यार्थी और इसके बीच में था, तब विद्यार्थियों में एक बहुत जोश था समाज को बदलने का, समाज के बारे में सोचने का। वो बात मुझे आईआईटी के दौरान नहीं दिखी। अब आजकल तो उल्टा ही दिख रहा है। आजकल तो जैसे पैलेस्टाइन के समर्थन में कुछ लेक्चर हुआ तो वो लेक्चरर को टर्मिनेट करने की बात की जा रही है। तो अभी तो मामला बिल्कुल उल्टा ही है। दक्षिणपंथी लोगों ने अपनी जड़ें वहां भी जमा ली। केवल इतना ही नहीं कि ज्यादा विद्यार्थी इससे अनटच्ड हैं, इसके बारे में ख्याल ही नहीं करते, वो एक बड़ा तबका है। और छोटा सा जो तबका है उसमें दक्षिणपंथी लोगों ने अपनी पैठ जमा ली है। वो भी उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बनाई होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। इसीलिए पैलेस्टाइन के लेक्चर में एक विद्यार्थी जाके जो उस क्लास का पार्ट नहीं है उसको टेप करता है, वीडियो को रिलीज करता है, और फिर लोगों को भड़काता है कि भाई ये प्रोफेसर जो है जो पैलेस्टाइन की इतिहास बता रही है, इनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए। तो मेरा अनुभव भी यही था कि विद्यार्थी एक तो ज्यादा उसमें रुचि लेते नहीं। एक थोड़ा तबका था, बहुत छोटा तबका, जो इन बातों को सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार रहता था। क्योंकि आपने ये बात खुद मानी और हम सभी लोग मानते हैं ये बात कि सामग्री की कमी नहीं है। मतलब जी। ये जो सकारात्मक सोच है या क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट हैं, किताबें हैं, लोग हैं, उनके विचार हैं, सब कुछ हमारे बीच मौजूद है। तो सामाजिक न्याय या सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए इन मुद्दों को, सांप्रदायिक सद्भाव को, इसमें जो योगदान देना चाहते हैं लोग और ऐसे व्यक्ति और उसमें जो रुचि रखते हैं, उनके लिए आप अपने अनुभवों के आधार पर अगर कहें कि वो अपने को कमजोर ना समझें और इन इस किस दिशा में बढ़ें जिससे कि हम इस समय जो चुनौतियां गंभीर हैं उसमें हम ज्यादा इफेक्टिव एक इंटरवेंशन कर सकें। तो देखिए, मैंने एक सोचा है, वो बड़ा आदर्शवादी लगता है कि अभी वैसे देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। वैसे देखा जाए तो आंदोलन करने वाले ग्रुप्स की भी कमी नहीं है, बहुत सारे संगठन। मेरा केवल एक ही सोच है, ये संगठन अगर अपने काम के साथ साथ सामाजिक चेतना पर भी अगर काम करें, क्योंकि इनके तो इनकी जड़ें समाज के अंदर हैं, ये समाज की जड़ जड़ तक पहुंचते हैं। तो समाज के अंदर अगर ये, जैसे महीने में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो, 2-3 घंटे की थोड़ी मीटिंग करें लोगों के साथ, कुछ वीडियोस दिखाएं, कुछ लाइब्रेरी की किताबों पे एक्सपोज करें, तो चेतना में वृद्धि हो सकती है। और उसके लिए मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि साहित्य की कमी नहीं है। अभी अभी जैसे मैं एक उसमें 2-3 उल्लेख कर दूं, बहुत उल्लेख नहीं है, जैसे रोमिला थापा, इरफान हबीब, इनका कोई मुकाबला नहीं है इरफान। जितना काम उन्होंने किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके तरीके के। और आजकल के समय में देखिए, आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्रीज को देखिए, राकेश शर्मा की डॉक्यूमेंट्रीज को देखिए। अभी यूट्यूब चैनल्स में कितने बेहतरीन चैनल्स हैं। सत्य हिंदी का नाम आता है, फिर 4 PM न्यूज है, फिर एक और उल्लेख कर दूं, एक मेरे नौजवान साथी हैं अशोक कुमार पांडे, द क्रेडिबल हिस्ट्री। और मेरा भी थोड़ा सा योगदान है, मेरे भी कुछ वीडियोस आते हैं उसमें। तो मटेरियल की कमी नहीं। असंतुष्टि ये है कि चंद लोगों तक सीमित। असंतुष्टि ये है, इतना बड़ा सामाजिक आंदोलन है, उसने सांप्रदायिकता के खतरे को उतनी गहराई से नहीं लिया। ये मेरा एक, हम लोग इस खतरे को नहीं महसूस करा सके, ये हमारा फेलियर। नहीं तो अगर 1992 के बाद सभी संगठन लग जाते कि भाई सांप्रदायिक चेतना के खिलाफ, सांप्रदायिक चेतना को सही दिशा में ले जाने के लिए काम करना है, तो शायद आज की परिस्थिति आती नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने राम पुनियानी जी। अब हम लोग बातचीत वाइंड अप करेंगे। आखिर में हम आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं और हमने अपने सवालों में शामिल नहीं की, तो अभी आप कहिए। जी, इरफान भाई, आपने तो काफी विस्तार से सब चीजों को लिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहना। मैं एक ही कल्पना करता रहता हूँ आजकल, कम्युनिटी सेंटर्स की। कम्युनिटी सेंटर्स है ना, ये अलग अलग संगठन अपने एरियाज में कोई जगह लेकर
रेगुलर फ्रीक्वेंसी यानी नियमित रूप से कहीं नुक्कड़ नाटक है, कहीं गीतों का कार्यक्रम है। हमारे पास गीत भी बहुत अच्छे अच्छे जो सांप्रदायिक सद्भावना को ये देते हैं। हम ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं बच्चों के जो इन गीतों को गाएं, नुक्कड़ नाटक को प्रमोट करें और नियमित रूप से वीडियोस को, फिल्म्स को, डॉक्यूमेंट्रीज को देखें और एक छोटी छोटी लाइब्रेरी भी विकसित करें ताकि समाज के बाकी लोग उसका फायदा उठाकर एक सामाजिक क्षेत्र के बदलाव में ये करें। और ये केवल एड ऑन है, यानी जो अभी चल रहा है सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष, उसको तो जारी रखना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसमें जुड़ना पड़ेगा, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। ये केवल एक एड ऑन में बात कर रहा हूँ कि उसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत। तो बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और हम लोग कुछ ठहर कर और कुछ ऐसी बातें कर पाए जो शायद इस समय बहुत जरूरी हैं और हम आपके अनुभव से समृद्ध हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बोल इंडिया में आज हमारे साथ थे राम पुनियानी, जाने माने विचारक, लेखक और एक्टिविस्ट। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें इस वीडियो के नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए बोल इंडिया, मिलेंगे अगले मेहमान के साथ जल्दी।